आपको क्या क्या चाहिए? पहले तो आपको सबसे पहले चाहिए एक पेड अप कैपिटल कि इतने रुपया से मैं अपना बिजनेस चालू करूंगा। फिर एक जगह, मैं इस जगह में अपना बिजनेस चालू करूंगा। फिर इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉय, फ्यूचर प्लान्स कि मैं फ्यूचर में ऐसे ऐसे धीरे धीरे एक्सपेंड करूंगा एंड ऑल। तुम लोग अगर शायद सुने होंगे कि नहीं, श्रीराम फाइनेंस करके एक कंपनी है। श्रीराम फाइनेंस कैसे स्टार्ट हुई थी? एक छोटे से गांव के ऑफिस से स्टार्ट हुई थी, जिसमें क्या हुए थे, कुछ मरवाड़ी बड़े सेठ लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। ठीक है, इनका इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, बहुत ज्यादा पैसा था। दे हैव स्टार्टेड गिविंग लोन्स। पहले गांव में क्या चलता है कि गिरवी रखवाते हैं कुछ चीजों को और उसके बेसिस पे लोन दे देते हैं, और बाद में गिरवी जिनके पास पैसे की अधिकता होती है वो लोन दे देता है। इन्होंने भी ऐसी एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया कि उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने पैसे देने स्टार्ट किया और बोले कि मैं इतना प्रतिशत चार्ज करूंगा। जब देखा क्योंकि ये पूरा ब्याज बट्टे का बिजनेस है, यानी पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ईएमआई पे ये सारी चीजें चलती है। धीरे धीरे जैसे जैसे इनको लगा कि नहीं, इसमें इनका, मान लो उन्होंने ₹1,00,000 लोन दिया, आप यही ₹1,00,000 अगर बैंक से लोगे तो 8 या 9% से ज्यादा का ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन आप यही चीज अगर श्रीराम फाइनेंस, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, चोलामंडलम, इन टाइप की जगहों से लोगे, मेग्मा फाइनेंस, तो आपको यही ब्याज करीबन करीबन 18, 20, 22% तक चार्ज करते हैं। यानी 1,00,000 के पीछे आप जहाँ पे 8,000 देते हैं, यहाँ 22,000, 25,000 रुपए तक देंगे। तो ये जो 20,000, 25,000 रुपए जो अर्न करते हैं, वैसे बहुत से कस्टमर होंगे, शुरू में इनके पास एक पेडअप कैपिटल रहता है, लम सम पैसा रहता है, 2 करोड़, 5 करोड़, उसको छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में बांटते हैं लोन, उससे इन लोग अर्न करते हैं मनी। एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, दूसरा ऑफिस से और भतेरे बहुत से ऑफिस डालते जाते हैं, और विथ टाइम इन लोग एक्सपेंशन बढ़ाते हैं, जिससे इनका कॉर्पस बढ़ जाता है। कॉर्पस मतलब मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाता है, लोन देने की देयक क्षमता, जिसके थ्रू इन लोग प्रॉपरली फिर डेट फाइनेंस में उतरते हैं। पहले शुरुआत छोटे से होती, बाद में वो एक्सपेंशन में आ जाता है, तो इनके पास पैसे की कमी नहीं होती। फिर धीरे से ये कलेक्शन चालू कर देते हैं, गोल्ड लोन देने लगते हैं, दसियों प्रकार के लोन देने लगते हैं। आजकल गवर्नमेंट, आरबीआई ने क्या किया है, इनको एक सर्टेन छोटे लेवल का डिपॉजिट का अनुमति भी दे दिया है। लेकिन इनमें डिपॉजिट करना में भी बहुत ज्यादा खतरेमंद हो सकता है। बहुत से कंपनियों को मिला है, बहुत सर्टेन एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आप उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो समझ आया? जी जी सर। ठीक है सर, बजाज फाइनेंस आल्सो है एनबीएफसी ना? हाँ हाँ, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है सृजन, तो फिर कंटिन्यू करो टॉपिक्स को। हाँ ठीक है। आई थिंक डिटेल एनबीएफसी के बारे में डिटेल हमारा चैप्टर भी है ना, आई थिंक पूरा। हाँ, अभी अभी पढ़ेंगे ना डिटेल में, सब एक एक पढ़ेंगे हम। लेट मी स्टार्ट विद द चैप्टर 2। जो चैप्टर 2 है आपका, वो है रिगार्डिंग फंक्शन एंड कंपोनेंट फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, कल हम लोग चैप्टर 1 फिनिश किए थे, आज चैप्टर 2 हम लोग देख रहे हैं। व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम। एक फाइनेंशियल सिस्टम हम लोग समझ गए हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या बताया था, जहां पे पैसा, जो सेवर्स होते हैं, जिनके पास पैसे की अधिकता है, वहां से जो यूजर्स होते हैं, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है या नीड है, उनके तरफ क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एक सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जो आदमी के पास ज्यादा पैसा रहेगा, वो बैंक जाएगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाएगा, या तो वो इन्वेस्ट करेगा या जमा करेगा। बैंक उन्हीं पैसों में से, ऐसे बहुतों के पैसे आते हैं, बैंक उन पैसों को इन्वेस्ट कर देगा कहीं और पे, और जिनको जरूरत है उनसे के रूप में दे देगा, जिसका ईएमआई लेगा। ईएमआई मतलब बैंक एक इंटरमीडिएटर का काम करता है, दैट्स इट। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी आपके बैंक्स हैं, ये सब मीडिएटर का काम करते हैं, बिचौलिया, बीच के जो एजेंट का काम करते हैं, इधर का पैसा उधर ट्रांसफर करना, जिसका इन लोग हैप्टिक या हैवी अमाउंट ऑफ तुम्हारा क्या खाते हैं, इंसेंटिव या कमीशन लेते हैं। बेसिक अगर फंक्शन की बात करें, पहला बात है इनकरेज सेविंग। लोगों को बढ़ावा देना कि आप ज्यादा से ज्यादा बैंक में जमा करें। घर में रख रहे हैं, कोई पैसा बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल। तो इनकरेज करना सेविंग को कि आप बैंक में आए। डिफरेंट डिफरेंट प्लान है, इंश्योरेंस प्लान है, सेविंग्स प्लान है, एफडी प्लान है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, पीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिनके फादर लोग अगर जॉब में होंगे तो उनका पीएफ अकाउंट होगा, पीएफ कटता है ना। सो ये सारी चीज। फिर मोबिलाइज सेविंग। मोबिलाइज सेविंग मतलब, मोबिलाइजेशन मतलब ट्रांसफर करना फ्रॉम यूज सेवर्स, जो हाई सेगमेंट है, उनसे यूजर्स, जिनको पैसे की रियल में आवश्यकता है, जिनको लोन या गाड़ी लेने के लिए, एसी लेने के लिए, हर प्रकार का लोन आजकल अवेलेबल है, गोल्ड लेने के लिए। सो ये फ्रॉम सेवर्स टू यूजर्स ट्रांसफर करना।
और तीसरा टू एलोकेट फंड। एलोकेट फंड मतलब समझना, कोई एक बड़ा आदमी आया, लेके आया 5 करोड़ रुपीस, बोला कि आई वांट टू इन्वेस्ट इट या आई वांट टू गिव इट। एक बंदा बैंक का बैठा है, बोला कि मैं इसको कहाँ डालूं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो वो बोलेगा सर एक काम करते हैं ना, आप इस पैसे से क्या करो, आप ना 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में डाल दो सर, 3 करोड़ की एफडी बना दो और 1 करोड़ ना सेविंग्स अकाउंट में छोड़ दो, ताकि आपको कभी कुछ जरूरत पड़े तो आप निकाल लो। वो बोला कि यार इतना तो जरूरत नहीं पड़ता, एक काम करो तुम मेरा म्यूचुअल फंड में ही और बढ़ा दो। तो म्यूचुअल फंड इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोग सब समझेंगे, अभी एक एक यूनिट है, अभी बीच में मत परेशान होना। तो उसने बोला कि हाँ सर मेरा यहाँ इन्वेस्ट करवा दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवा दो। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पैसा डालते हैं और विथ टाइम, जैसे फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो मार्केट ओरिएंटेड है। कैसे काम करता है ये बताऊंगा बाद में। तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया वहां कर दो। तो उन्होंने क्या किया, एक फंड एलोकेट कर दिया, म्यूचुअल फंड में से फंड उठाया एलोकेट कर दिया। या म्यूचुअल फंड ही नहीं, बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आप जानते होंगे किसान पत्र योजना लेते हैं बहुत लोग, कई लोग लेते हैं अपना ग्रामीण आवास योजना का पत्र आता है, प्रोबेसरी नोट लेते हैं, प्रोमाइजरी नोट लेते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज खरीदते हैं। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, पढ़िए। इसको लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं, बदले में पैसा देते हैं, 5 साल तक इसको अपने पास रखते हैं, जितना दिन का इसका लॉक इन रहता है। जैसे ही लॉक इन खत्म हो जाता है, इसको बेच के जितना इनका पैसा, अगर मान लो 10,000 में खरीदे हैं, 5 साल तक रखने की वजह से उनको 10-10% ब्याज मिला है, तो उतने में बेच के अपना पैसा वापस ले लेते हैं। तो ऐसे उन्हीं पैसों से एलोकेट करते हैं फंड, ताकि बैंक भी तो कमाएगा। बैंक क्या करता है ना, बड़े ये सारे जितने सेवर्स हैं, जिन लोग हैं, उन लोग से पैसा लेता है और उसको डिफरेंट डिफरेंट में इन्वेस्ट कर देता है। अब मान लो कि सेन्यू से बैंक को 15%, तो आपको 14% दे देगा, 1% अपना रख लेगा, वो 1% बैंक का हो जाएगा, कमाई हो जाएगा। तो फंक्शन की अगर बात किया जाए तो 3 बेसिक फंक्शन है। पहला इनकरेज करना सेविंग को, दूसरा मोबिलाइज करना सेविंग को, और तीसरा फंड को एलोकेट करना। ठीक है। अब इसमें एक लाइन लिखा है कि इनकरेज सेविंग डेफिनेशन, सेविंग इज अ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर करंट कंजप्शन। आपका जितना खर्च है, कंजप्शन मतलब खर्चा, आपका जितना खर्च है उससे अधिक आपके पास अगर पैसा बचता है तो आप उसी पैसे को तो सेव करोगे ना। मान लो कोई आदमी 10,000 रुपया कमाता है, उसका महीने का खर्चा है 7,000 रुपया, तो 7,000 रुपया तो उसका शुद्ध लिखा लुखाया खर्चा है। तो 3,000 जो बच, उस पैसे को क्या करेगा, सेव करेगा। सेविंग इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, मतलब हर कोई करता है। सो पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेव मनी। The major function of the financial system is to encourage saving in an organized financial system. The saving were preliminary done by the household sector. ठीक है। तो पहला पॉइंट के बारे में ये दिया हुआ, हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है, हमारे मम्मी लोग हैं जो हाउस वाइफ होते हैं। जनरली सैलरीड पैसा लोग सेविंग करते हैं, बिजनेसमैन लोग सेविंग करते हैं बट कम करते हैं। उन लोग क्या सोचते हैं ना कि मैं बिजनेस में लगा दूंगा तो उससे ज्यादा कमाऊंगा। ठीक है। तीसरा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। Financial system is highly efficient mechanism for mobilized saving in an fully monetized economy. यानी कि ये मनी ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, जिसमें प्रॉपरली एक एक चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन दिस इज डन ऑटोमेटिकली। यानी कि फंड को लेके कोई इधर से उधर रोटेट तो नहीं करते रहता। आप फंड डालोगे, अब मान लो एक इंटरमीडिएटर हो, बैंक हो, बड़ा आदमी पैसा रखेगा तो कोई ना कोई आदमी को लोन चाहिए रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें क्या होती रहती। तीसरा, आपका अदर मेथड यूज्ड फॉर द मोबिलाइजेशन आर डिडक्शन एट सोर्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड सेविंग्स स्कीम। मैं जो आप लोगों को बताया, LIC पॉलिसीज करते हैं हमारे फादर लोग, उसमें डाल देते हैं। शेयर्स लेते हैं, इक्विटी शेयर्स, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ये भी मोबिलाइजेशन है। आपके सेविंग अकाउंट में या घर में या कहीं लॉकर में पैसा पड़ा है, उसको आप बैंक में डाले, फाइनेंशियल सिस्टम में लाए और वहां से आप उसको इन्वेस्ट कर दिए। चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस खरीद लो, चाहे जनरल इंश्योरेंस ले लो, आप कुछ भी चीजों में आप बैंक में ही डिपॉजिट कर दो। सो ये सारे तरीके हैं अपने फंड को अपने पास ना रख के मोबिलाइज करना, ताकि वक्त के साथ वो आपको क्या दे सके, रिटर्न दे सके। तीसरा है एलोकेशन फंड। One of the important function of a financial system to arrange month efficient socially equitable allocation of credit। इसको समझने का ये है कि देखो, इसको जो कॉन्सेप्ट है उसमें मतलब यही है कि आप जो भी फंड आ रहे हो, आपको कहीं ना कहीं उसको अलॉट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स क्या करते हैं, ऑल्दो आप म्यूचुअल फंड वगैरह में लगाते हैं, लेकिन देखो एलोकेशन ऑफ फंड मतलब आप इस जगह इन्वेस्ट करो
कि कल के डेट में आपके बैंक में अगर कोई बंदा आता है, आप उसको इजीली लोन चाहिए तो आप लोन दे सको। बैंक कहाँ से लोन देगा भाई, ये बताओ। बैंक के पास ना मान लो 100 कस्टमर्स हैं, जिसमें से 30 कस्टमर पैसा जमा करने वाले हैं, 20 कस्टमर ऐसी हैं जो जमा भी करते हैं, निकालते भी हैं, और 50 कस्टमर ऐसे हैं जिनको लोन की आवश्यकता रहती है। तो जो बड़े कस्टमर्स हैं, जिन लोग बड़ा बड़ा हैवी अमाउंट बैंक में जमा कर रहे हैं, उन्हीं के पैसों को जमा रखता है बैंक। उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट जगह में इन्वेस्ट, उनके नीड के अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग, और जिनको लोन चाहिए रहता है उनको ब्याज लेके उनसे लोन दे देता है। तो ये क्रेडिट मतलब लोन देना, उधार में पैसा देना, सिंपल क्रेडिट का अर्थ वही होता है। बाय ग्रांटिंग चीप एंड इजी क्रेडिट टू फॉर्म, ग्रांटिंग मतलब देना, क्या इजी क्रेडिट टू द फॉर्म, एकदम सिंपल जो लोन्स हैं वो देना। the resource constraint can be shipped outward which helps the firms grow faster। अब देखो बड़े बड़े व्यवसाय चालू हो रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आया, इन सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। गवर्नमेंट ने एक फिलॉसफी बना दी कि हाँ भाई आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, आप अपने बिजनेस को सेटल्ड करने के लिए इतना रुपए तक आप ले सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन लोग छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सो इनके पास शुरू में पूंजी नहीं होती ना, इन लोग क्या करते हैं, सोचते हैं बैंक जाएंगे, लोन लेंगे, उस पैसे को लगाएंगे, कमाएंगे और खूब कमा के पैसा रिटर्न कर देंगे। ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे। सपोज इन्होंने ऐसा कुछ स्टार्ट किया, एक फर्म स्टार्ट किया, तो फर्म लोगों को एक आस रहती कि हम बैंक जाएंगे ना तो हमको इजीली लोन मिल जाएगा। मान लो कोई एक शू का शॉप ओपन किया, तो उसको तो माल लाना है, माल कहाँ से लाएगा, वो मुंबई से लाएगा। सारा अपना जितना भी रॉ मटेरियल है, जूता है, चप्पल है, सैंडल है, स्टाइलिश फुटवियर है, सब मुंबई से ले आया या दिल्ली से ले आया। लेकिन उसको लाने के लिए भी तो उसको पैसा चाहिए। हर आदमी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो कुछ एक बेसिक अमाउंट से चालू करता है। सपोज उसने ₹1,00,000 से स्टार्ट किया, लेकिन ₹1,00,000 से बस उसका काम चल जाएगा क्या, नहीं। ₹1,00,000 का तो सामान भर लिया अपने दुकान में, फिर दुकान लेगा रेंट पे, वहां लाइटिंग्स करवाएगा, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करवाएगा, ये सब के लिए फंड चाहिए। ये सब के लिए फंड चाहिए, तो उसके दिमाग में ध्यान आया कि यार मैं बैंक में मेरा अकाउंट है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मैं लोन के लिए अर्जी डाल देता हूँ। ठीक है, तो उसने लोन के लिए अर्जी डाल दिया, उसको इजीली लोन मिल गया। उसके चक्कर में अगर उसका बिजनेस अच्छा कर गया तो बढ़ जाएगा, जो भी कमाई होगी उससे कुछ हिस्सा को वो क्या कर देगा, ब्याज और ईएमआई चूक देगा। तो ऐसे 3 बेसिक फंक्शंस पे टिका हुआ है तुम्हारे बैंक का काम धाम, फाइनेंशियल सिस्टम का। एलोकेशन ऑफ फंड, मोबिलाइज ऑफ सेविंग और इनकरेज सेविंग, लोगों को पैसा जमा करने के लिए बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? एकदम सिंपल था ये। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक। सर ये फर्स्ट वाला टॉपिक बताइए ना एक बार। फर्स्ट वाला नाम बोलो ना भाई। ओ हाँ ये वाला। To encourage savings। इनकरेज इन सेविंग, इनकरेज सेविंग मतलब सिंपल है भाई। मतलब देखो, सपोज तुम्हारे फादर या मदर जो भी अभी हैं साथ में, वो आप लोग का जो भी अर्निंग होता होगा महीने में, कुछ भी अर्निंग होता होगा, मतलब मान लो आप 50,000 कमा रहे हैं महीने का या 60,000 कमा, जो भी आपके घर में फंड आते होंगे, मेरे मम्मी पापा भी करते हैं, सब अपन लोग के क्या करते हैं, उन लोग एक हद तक जो खर्च रहता है महीने का, जैसे बिजली का बिल देना है, बाई को देना है, आपके गाड़ी वाले को देना है, फूड और ग्रोसरी लाना है, घर के लिए राशन का सामान लाना, अलग अलग पैसा काट के कर लेते हैं। अब मान लो किसी के पिताजी 50,000 रुपया कमाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, या 1,00,000 रुपया कमाते, ठीक है। अब उस 1,00,000 में वो हिसाबे कि भैया 30,000 रुपया मेरा तो महीना का यहाँ शुद्ध खर्चा है, लॉन्ड्री वाले को देना है, मेरे को कार वॉश कराना है उसको देना, ऐसे ऐसे करके पूरा अपना हिसाब। अब 30 से 40,000 रुपया वो अपना मंथली खर्चा अलग कर दिए। 20 से 30,000 चलो भाई किसी के घर में मेडिकल एक्सपेंस का जाता है कि दवाई, डॉक्टर की फी और इधर उधर जाता। अब बच गया उनके पास 30-40। अब उस 30-40,000 को क्या करेंगे, सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहता है ना, तो उन लोग बोले कि चलो सेविंग्स में पड़े रहे। अब सेविंग्स में क्यों पड़े रहे, मेरा काम तो आ नहीं रहा, चलो मैं उसका एक एफडी बना देता हूँ, 7% ब्याज तो मिलेगा, सेविंग अकाउंट में 3% मिल रहा है, एफडी बनाऊंगा तो 7% मिलेगा। गवर्नमेंट भी क्यों इतना ब्याज देती है, पहले लोग घर में रखते थे पैसा, इनकरेज नहीं हो रही थी, लोग सेविंग्स करना चाहते नहीं थे, घर में रखते थे, घर में पड़े रहता था पैसा, करोड़ों रुपया घर में पड़े रहता था। तो उसको फाइनेंशियल सिस्टम में लाना, जब तक लोगों के पास इतना पैसा है वो फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं आएगा। लोग इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि उनको टैक्सेस पे करना पड़ता है।
फॉर टैक्स देयर हैज अ सेपरेट चैप्टर, वी विल सी दैट कि उनको फाइनेंशियल सिस्टम में ला देंगे, हमारा पैसा गवर्नमेंट को दिख जाएगा, इतना पैसा कहाँ से पा रहा है, क्योंकि आधा से ज्यादा का इनकम तो घूस का है, तो कहाँ से आ रहा है, इस पैसे को कैसे हम मॉनिटर कराएंगे। इस चीज के डर के चक्कर में लोग उसको फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं लाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, नोटबंदी के बाद से ना चाहते हुए भी लोगों को हर चीज के लिए जीएसटी पे करना पड़ रहा है, अपनी इनकम का प्रूफ देना पड़ रहा है कि हम कहाँ से इतना पैसा कमा रहे हैं, अदरवाइज उनको बहुत दिक्कत झेलना पड़ रहा है। सो सारे पैसे को फाइनेंशियल सिस्टम में लाना, लोगों को बढ़ावा देना कि नहीं भाई आप घर में, अब एक गुपचुप व्यापारी यहाँ संडा में है, कई जगह ऐसे बड़े बड़े हैं, वो दिन का 15,000 रुपया कमाते हैं। किसमें कमाते हैं, कोई उनके पास कार्ड स्वैपिंग मशीन तो है नहीं कि बैंक अकाउंट में जमा कर देना गुपचुप खा के, ऐसा तो है नहीं। वो लोग चिल्लर लेते हैं, 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लेते हैं, अब उसको गड्डी गड्डी रखते हैं, उसको फिर बैंक में जमा करने जाते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ITR के डर से कि टैक्स मत भरना पड़ जाए। तो इसीलिए लोगों को बढ़ावा देना कि भैया हम ब्याज भी देंगे, आपका पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में आएगा, जिससे देश की इकोनॉमी बड़ी दिखती है। मान लो हर आदमी अपना पैसा को बैंक्स में रखने लगे, हर आदमी उसमें प्रॉपर्ली टैक्स पे करने लगे, तो भारत देश में जितना पैसा है ना, भारत की जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो किसी भी देश का इनकम को, इकोनॉमी को दर्शाता है, वो एक तरफ से ही अपने आप ऊपर की ओर जाने लगेगा और दूसरे देशों की इकोनॉमी से हम इजीली कॉम्पिटिट कर पाएंगे। तो इसलिए इंकरेज करता है जो गवर्नमेंट है, आप सेविंग्स कीजिए, बैंक्स बोलता है प्लीज कीजिए। डाउट क्लियर हुआ? हेलो हाँ सर, ये इनकरेज सेविंग और मोबिलाइज सेविंग में डिफरेंस क्या है सर? इनकरेज सेविंग और मोबिलाइज सेविंग, देखो ये सब फंक्शन है। आप एक बात समझना, मैं 3 काम आपको बोलता हूँ, सपोज आपको एक काम बोलता हूँ कि भाई आप ना मेरा बाइक लो, पहला काम हो गया बाइक लेना, अब आप सदर बाजार चल दो, दूसरा काम हो गया सदर बाजार चले जाना, और तीसरा बात बोला वहां से ना कुछ सामान मेरा था लेके आ जाना, फॉर एन एग्जाम्पल। ये तीनों एक टाइप का फंक्शन है भाई बैंक से जुड़े हुए, कि पहले तो आप भाई बैंक में जब पैसा रहेगा ही नहीं, कोई पैसा जमा करेगा ही नहीं, तो उसको दूसरे जगह मोबिलाइज कैसे करोगे, ट्रांसफर कैसे करोगे। तो पहले बात क्या किया भाई, तुम आओ चलो बैंक में पैसा जमा करो, पैसा जमा करोगे, पैसा जमा करे, अब सर मैं किस में जमा करूं, मैं जमा तो कर दिया, अब मैं इसको कहाँ डालूं सर, फिक्स डिपॉजिट बना दूं क्या सर, उसमें ज्यादा ब्याज मिल जाएगा, कि म्यूचुअल फंड कर दूं सर, कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लूं सर। मैं बोला भाई तुम आप एक काम करो, LIC का प्लान ले लो, या आप ना मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्लान ले लो, या आप ना कुछ मत करो, फिक्स डिपॉजिट बना दो, 8% ब्याज मिलेगा, खुश रहो। तो मोबिलाइज कर दिए। फिर 2-3 महीना बाद आए कि सृजन सर मेरे को ना पापा बोल रहे थे कि एक हाउस लोन के लिए अर्जी डालना है, हम लोग एक घर लेने का सोच रहे हैं। ठीक है भाई, आप अपना ITR ले आओ, अपने पापा का सैलरी स्लिप ले आओ, आधार ले आओ, पेन ले आओ, फोटो ले आओ, एक चेक बुक ले आओ, कैंसल चेक, आपको लोन के लिए अर्जी डलवा देते हैं। तो वो क्या हो गया, एलोकेशन ऑफ फंड। बैंक का काम खाली आपसे पैसा लेना नहीं है, पैसा देना भी है, सो दैट विल बी एलोकेशन ऑफ फंड। तो 3 बेसिक नीड होती है बैंक की, पहला सेविंग कराना, दूसरा उस सेविंग को जगह जगह इन्वेस्ट करना, और तीसरा जरूरत पड़ने पे आपको लोन इजिली अवेलेबल करवाना। ओके सर। अब किसी को डाउट? आई थिंक नहीं है। चलो, so the second topic is which we are going to study today is a component of a financial system. Component, देखो जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो 3 चीजों को बेसिकली आप लोग ध्यान रखो। पहला चीज फाइनेंशियल मार्केट, जैसे देखो आपको ग्रोसरी लेना है या फल वल लेना है, फल सब्जी लेना है, तो आप कहाँ जाओगे, सब्जी मंडी जाओगे। सिंपल सा बात है, फल लेना है, सब्जी लेना है, तो सब्जी मंडी जाओगे। कोई रायपुर में रहता है, कपड़ा लेना है या कुछ लेना है, तो उसके दिमाग में पहला आइडिया आएगा कि पंडरी चलते हैं, वहां पे बहुत सारा कपड़े का शॉप है, मतलब करीबन हजारों कपड़े का शॉप है, ये रेट में मिल जाएगा। वैसे ही अगर हमको कुछ बायर्स और सेलर्स हैं जिनको अपना पैसा देके बदले में FD लेना है, कुछ गुड्स ऑफ एक्सचेंज करना है, तो हम लोग कौन से मार्केट में जाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कौन कौन प्लेयर होते हैं, जैसे कि एक कपड़ा दुकान के लिए जाते हो कपड़ा मंडी में, तो वहां नरेश फैशन भी मिलेगा, वहां पे आपका डेनिम का जीन्स वाला भी मिलेगा, फिर आपको कैंटाबिल भी मिलेगा, वहां पीटर इंग्लैंड भी मिलेगा, सबके अलग अलग शोरूम मिलेंगे। वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में आपको इंडसइंड बैंक भी मिलेगा, यस बैंक भी मिलेगा, IDBI बैंक भी मिलेगा, श्रीराम भी मिलेगा, चोलामंडलम भी मिलेगा, SBI भी मिलेगा, PNB भी मिलेगा। तो ये सब अपने अपने अलग अलग क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट के इवेन्यू है। अब मैं इस बैंक से कर रहा हूँ या उस बैंक से, जैसे कि हम कपड़ा लेते हैं तो मैं ये दुकान से लूँ या उस दुकान से,
वैसे ही ये सब बायर्स और सेलर्स फाइनेंशियल मार्केट के प्लेयर हैं। पहला काम फिनिश। सेकंड चीज, अब इसमें प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है समझना। जब भी कोई एक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, मान लो आपने एक फलाना कंपनी बनाई है ना, एक कोई भी एक नाम ले लो, मान लो गुडविल फॉर्म करके कोई भी फॉर्म बना दिया। अब उस फॉर्म को शुरू में कैपिटल रेस करना है, मार्केट में उतरना है, उसके पास वो बैंक के पास लोन ले रहा है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सबसे फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी मार्केट में फ्रेश शेयर लॉन्च करता है तो वो किस मार्केट में करेगा? हमेशा वो प्राइमरी मार्केट में शेयर लॉन्च करेगा। अब शेयर क्या होता है? शेयर मतलब एक हिस्सा, शेयर मतलब एक टुकड़ा। एक कंपनी हम लोगों ने बनाई, उस कंपनी को 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। पहले सबसे पहले क्या करेगा? वो सारे जगह दस्तावेज देगा बैंक में कि सर मेरे को इतना लोन चाहिए, इतना लोन चाहिए, इतना लोन चाहिए। उसके इनकम के बेसिस पे वो कंपनी उसको लोन दे देगी। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने एक फर्म स्टार्ट किया, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, अकेले स्टार्ट किया। मान लो मैं एक समोसा का दुकान खोला, एक ठेला खोल दिया। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल आदमी हूँ, मैं अपना एक समोसा बना रहा हूँ, भजिया आलू गुंडा बना रहा हूँ, बेच रहा हूँ और अपना डेली का अर्निंग कर रहा हूँ। मेरा जो दुकान था वो अचानक से धड़ल्ले से बढ़िया चलने लग गया। मैं सोचा यार ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, अब ये इंडिविजुअल में नाम में है, चलो मैं इसको कुछ ना एक नाम दे देता हूँ, कुछ एक दुकान बना देता हूँ। तो मैंने उसको, सपोज मौसा जी का एग्जांपल लेते हैं, मैंने उसको दे दिया मौसा जी रेस्टोरेंट करके, एक छोटा सा दुकान से बढ़ा दिया, ठीक है। और एक तो शॉप लेके प्रॉपर थोड़ा 2-3 वर्कर रख के मैं काम करने लगा, क्योंकि मेरे को कमाई अच्छा हो रहा है, मेरा चल अच्छा रहा है। मैं बोला अरे वाह, अब मैं 2-3 ठो ना अलग अलग मोहल्ले में, सरकंडा में, टिकरापारा में, ऐसे ऐसे 2-3 ठो जगह में मैं उसका और मौसा जी 2, मौसा जी 3 ऐसे करके मैं दुकान खोल दिया, ठीक है। अब मेरे को लगा यार ये तो कंपनी, अब बाहर से मेरे दोस्त लोग आने लगा, अरे यार मेरे पास पैसा है, तू मेरा भी पैसा अपने बिजनेस में लगा देना, मेरा भी पैसा बढ़ जाएगा, तू और बढ़ा ले अपने बिजनेस को, मेरे को प्रॉफिट का हिस्सा दे देना। 2-3 दोस्त आए, बोले। मैं बोला अच्छा चल ठीक है। मैं बोला कि नहीं भाई, मैं इसको ना पूरा प्रॉपर फर्म का नाम मैं बना चुका हूँ, जिसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। मौसा जी कर दिया, मैं गवर्नमेंट के पास गया, नगर निगम में जाके मैं रजिस्टर्ड करा लिया। अब मौसा जी ये क्या बन गई? नाम बन गई। मेरा एक दोस्त बोला कि भाई मेरा भी कुछ पैसा है, तू प्लीज ले ले और मेरे भी पैसा अपने बिजनेस में लगा दे। और तो मैं बोला कि सुन, मैं ऐसे नहीं लगाऊंगा, लेट्स हैव अ पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, तुम और मैं मिल के बिजनेस करेंगे, जितना भी अर्निंग होगा इक्वली बांटेंगे, तुम इतना पैसा ला के दो। अब मौसा जी में मान लो सृजन शर्मा बस एक आदमी था, होलसेल प्रोपराइटर। प्रोपराइटर समझते हो ना, कॉमर्स वाले, Yes, sir. एकाधिकार मालिक, ठीक Yes, है। sir. हाँ ओके। सो एकाधिकार मालिक वही था। अब क्या हुआ, पार्टनर बन गया। मान लो कोई, मैं सौरभ के साथ एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हम दोनों मिल गए, सौरभ ने बोला कि भाई मैं भी हूं, अब अपन दोनों भाई मिलके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इन दैट कंडीशन देयर विल बी अ डीड, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बनेगा, दोनों के बीच एक समझौता का एग्रीमेंट बनेगा, जिसमें हम लोग ये बोलेंगे कि भाई मैं इतना कमाऊंगा, मेरा बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं 60% रखूंगा, आप 40% रखो। दोनों एग्री कर गए, 40-60, 50-50, 70-30, वो जो भी रेशियो डिसाइड हुआ होगा। अब हमारे फर्म का नाम तो वही रहेगा, मौसा जी रेस्टोरेंट, लेकिन अब इसमें कितने आदमी हो गए? 2 आदमी हो गए। हमने अलग अलग शहरों में डाल दिया, हमने कोरबा में डाल दिया, चांपा में डाल दिया, नैला में डाल दिया, अपने रायगढ़ में डाल दिया, ऐसे 4-6 जगह और बढ़ा दिया, मौसा जी मौसा जी। अब इससे क्या हो गया, बड़ा, अब लोगों को लगा यार ये तो बढ़िया फ्रेंचाइजी टाइप उभर के आ रहा है, इनको तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम लोग क्या सोचे कि यार हम लोग ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं इसको इंटर स्टेट में डालते हैं या पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक शहर में डालते हैं। हम लोग उसको फ्रॉम अ प्रोप्राइटरशिप टू द पार्टनरशिप, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको कंपनी में बदलेंगे, जी रेस्टोरेंट एंड फर्म या कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ हम बना देंगे। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड जिसमें भी लग गया, इसका अर्थ होता है वो कंपनी बन गया। अब मैंने दिमाग लगाया, कंपनी बनने के लिए जो पार्टनर्स नहीं चाहिए होते, इसमें डायरेक्टर्स चाहिए होते, मिनिमम 2 डायरेक्टर से लेके 7 डायरेक्टर तक बन के, मतलब नाम डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है।
3-4 हमने और अपने फ्रेंड से इन्वॉल्व किए और हम लोग बोले कि हम बहुत लंबा एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। मौसा जी के एक एक ब्रांच हम लोग हर शहर में डालेंगे, एटलीस्ट छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करते हैं। हमारा काम चल गया, हमने उसको फॉर्म में बदल दिया। फिर हम लोग नगर निगम गए, अपने अपने जो पार्टनरशिप फॉर्म था उसको एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करा लिया। वहां पे जाके गुमास्ता बोलते हैं उसको, जिनका शॉप होगा उनके पास लगा होगा। अब उसमें हमने करवा लिया। पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड बनवा लिया। ये सब जानेंगे ना डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कैसे बनता है। अब इसके बाद क्या हुआ, कल के डेट में हम सोचे कि अब हम लोग पैन इंडिया पूरे इंडिया में फैलाएंगे। इसके लिए हमने दिमाग लगाया, यार हमारे पास को तो बहुत ज्यादा फंड चाहिए होगा। अब फंड कैसे करेंगे, लोगों का हमारे ऊपर फेथ तो है, मौसा जी को सब वैल्यू करते हैं, हमारे फूड का वैल्यू जानते हैं, तो क्या हम लोगों से ही पैसा लें और उनके पैसे को ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें और जो भी अर्निंग होगा उसका कुछ हिस्सा उनको या तो डिविडेंड के रूप में या फिर शेयर के दाम बढ़ेंगे तो जब भी वो सेल करेंगे तो वो हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक मर्चेंट बैंकर या इन्वेस्टमेंट बैंकर को खोजे। इन्वेस्टमेंट बैंकर वो होता है जो कंपनी के लिए शेयर्स मार्केट में शेयर एलोकेट कराने का काम करता है कि भाई हमको फंड चाहिए, बैंक से हम ऑलरेडी लोन ले चुके हैं और लोन मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करें। इन दैट कंडीशन इन्वेस्टमेंट बैंकर डिफरेंट गया। सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जहां से शेयर को फर्स्ट टाइम इशू करवाया जाता है, वहां गया और बोला कि सर एक काम करते हैं, आपकी कंपनी का मौसा जी शेयर करके अपन लॉन्च करते हैं 10 रुपया प्रति शेयर के दाम से। आपका ब्रांड वैल्यू, आपका इमेज इतना अच्छा है कि लोग जरूर पैसा डालेंगे। लोगों को क्या मिल गया, शेयर मिल गया, और हमको क्या मिल गया, लोगों के डाले हुए पैसे मिल गए। हमने उस पैसे को और बड़े जगह में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करके हमने उससे और पैसा बनाया। क्योंकि हमारा बिजनेस अच्छा कर रहा है तो हमारे शेयर्स के दाम दिन प्रतिदिन 10 रुपए से 12, 12 से 15। अब जो आदमी मान लो 100 शेयर खरीदा था 10 रुपया के दाम से, 100 शेयर कितना आएगा 10 रुपए के, 1000 रुपया का कोई शेयर खरीदा था, 10,000 का खरीदा था मान लो, अब उसका दाम मान लो 12 रुपया हो गया तो 12,000 में बेच देगा, तो बैठे बैठे वो 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो जब भी कोई शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च होता है, सो दैट विल बी नोन एज अ प्राइमरी मार्केट। नाउ आप लोग को क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जब शेयर्स का खरीद फरोख्त होता है, खरीदना बेचना जहां पे होता है, ट्रेडिंग जहां पे होती है, जैसे कि आप लोग CNBC आवाज या शेयर मार्केट का सुनते होंगे, सिप्ला कंपनी का शेयर 300 से 700 बढ़ गया, MRF टायर का शेयर 65,000 रुपया तक हो गया, यानी एक एक शेयर का दाम 65,000, आज लगाए पैसा कल बेच दिए। ये जो खरीदना बेचना जो होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। खाली शेयर्स नहीं खरीदा जाता, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर, बॉन्ड, अभी सिर्फ नाम सुनो, ये सब का अपना अपना यूनिट है, हम समझेंगे, ये सब चीजें भी खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में, सिंपल सा रिलेशनशिप है। जब भी हम न्यू इशू मार्केट बोलते हैं प्राइमरी मार्केट को ना, याद रखना, प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज अ न्यू इशू मार्केट। जब हम बहुत पहले टाइम में, वेरी फर्स्ट टाइम में हम लोग शेयर्स, बॉन्ड, ये सबको मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। लेकिन ये जहां पे ट्रेडिंग इनका होता है, खरीदना जहां पे होता है, उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट मीट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर फॉर शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम एंड मीडियम टाइम। मान लो कोई एक इन्वेस्टर है, मान लो मैं इन्वेस्टर हूं, एक नया कंपनी आया, फॉर एन एग्जांपल चलो ले लो अपोलो टायर्स। अब मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे पास पैसा खाली पड़ा है, मेरे को अभी 1 साल तक यूज नहीं है, चलो मैं अपोलो टायर्स का 100 शेयर ले लेता हूँ। मैंने ले लिया, मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा था, मान लो 1,000 रुपया का एक शेयर है, मैंने ले लिया और मैं सोचा शॉर्ट टाइम के लिए लूंगा, 1 साल के लिए लिया, 1 साल बाद बेच दूंगा। 1 साल बाद अपोलो टायर्स का दाम बढ़ के 1,000 प्रति शेयर से 1,050 रुपया प्रति शेयर हो गया। तो मैं अगले साल जब बेचूंगा ना उसी शेयर को, तो मेरे को कितना रुपया मिलेगा, 1,05,000 रुपया मिल जाएगा। सो ये शॉर्ट टाइम के लिए हो गया। मैं उसको 3 से 5 साल के लिए रखूंगा तो थोड़े लंबे समय के लिए हो गया। तो अपने नीड के हिसाब से हम मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। दैट्स इट। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? क्योंकि मैं बहुत सिंपलेस्ट वे में बताया हूँ। हाँ, नहीं है ना? चलो,
वी विल सी दिस डायग्राम एंड आफ्टर दैट वी विल एंड, क्योंकि मेरे को बैंक जाना होता है। सौरभ बताओ। हाँ बोलो। हाँ, तो मैं इसको 5 मिनट्स मोर लूंगा, 8:40 नहीं अभी टाइम है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। है ना, क्योंकि मेरे को निकलना होगा फिर जल्दी बैंक के लिए। सो ये आप लोग देख लो, ये इलस्ट्रेशन है, एक चीज बनाई गई है कि जैसे जैसे यहाँ पे जो पर्सन दिख रहा है, ये पर्सन वो हैं जिनके पास पैसे हैं, सेविंग्स हैं, जिनके पास क्षमता है। इसमें क्या होते हैं, हाउस होल्ड भी आ सकते हैं, यानी घर में रहने वाले लोग, फर्म भी आ सकती, कंपनी जिन लोग बहुतायत में पैसा कमा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल हो सकता है जिसके पास पैसा है। इन लोग क्या कर रहे हैं, देखो सेविंग्स कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, जो अधिक पैसा है उसको जमा कर रहे हैं। कहाँ जमा कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, सोसाइटी में डाल रहे हैं, पेंशन फंड में डाल रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में डाल रहे हैं। बैंक इन सब पैसे को क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट जगह में, एवेन्यू में वो कर देती है, बॉन्ड में डाल दी, मार्केट में डाल दी, इक्विटी मार्केट में डाल दी। और ये वो लोग हैं, यही हाउस होल्ड, यही गवर्नमेंट और यही फर्म्स और कंपनीज को पैसे की जरूरत भी होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो लैंडिंग मतलब लोन लेना, इन्हीं लोग क्या कर रहे हैं, बैंक से और सारे इंस्टीट्यूट के थ्रू क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं अपनी जरूरत। ये एक सिंपलेस्ट डायग्राम में समझाने की कोशिश की गई है कि जो पैसा जमा कर रहा है वो बीच में, देखो तो बीच का काम कौन कर रहा है, बैंक, और इंटरमीडिएटर का काम बैंक और ये सारे इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को समझो। जो पूछ रहे थे ना भाई आपकी, इनकरेज सेविंग, दैट इज अ इनकरेज सेविंग, दैट इज अ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, एंड दैट इज अ मतलब जो थर्ड पॉइंट था आपका क्या था, कंजप्शन ऑफ लेंडिंग, क्या एलोकेशन ऑफ फंड। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ फंड मतलब जिनको लोन की आवश्यकता है वो लोन ले लेंगे। नाउ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इस स्ट्रक्चर को समझ लो। वी विल एंड दिस विद दिस डायग्राम बिकॉज 2 हमारे पास और हैं, वो हम कल करेंगे, इतना हड़बड़ी नहीं है हमको। एक है द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को, इस डायग्राम को देख लो क्या होता है। फाइनेंशियल सिस्टम को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक हो गया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशंस। पहला इंस्टीट्यूशन में कौन होते हैं, रेगुलेटर्स, जिन लोग रेगुलेटरी काम करते हैं, इंटरमीडिएटर्स जिन लोग बैंक होते हैं, नॉन इंटरमीडिएटर्स जिन लोग, जैसे कि मैं बताऊंगा क्रेडिट फाइनेंस वाली कंपनी होती है, अदर्स को हटा दो। फाइनेंशियल मार्केट 2 तरीके का होता है बताया था, एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड होता है। हमको अनऑर्गेनाइज्ड से कोई लेना नहीं देना नहीं है, हम लोग को सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड समझना है। ऑर्गेनाइज्ड में 2 मार्केट होता है, अभी जो बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, आप अपने जरूरत के हिसाब से ले सकते हो। तीसरा होता है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस बस समझ लो, फाइनेंशियल सर्विस में बैंक सिर्फ लोन ये सब काम नहीं करती, बैंक बहुत से अदर काम भी करती है, जिसका बैंक क्या लेती है, सर्विस चार्ज करती है। मतलब आपके घर में जैसे कि कोई एक पर्सन है जो हर मॉर्निंग पे दूध की बोतल छोड़ने आता है, सो ही इज प्रोवाइडिंग यू अ काइंड ऑफ अ सर्विस। उसके लिए वो दूध का प्राइस लेता ही लेता है, साथ में जो वो घर आके छोड़ के जा रहा है उसका एक सर्विस चार्ज भी लेता है ना। जैसे कि अपन बिजली का बिल हमारे घर में आता है, तो बिल आता है, फिर गवर्नमेंट उसमें क्या आपको बिजली प्रोवाइड करने का एक सर्विस चार्ज भी लेती है। हर चीज में जीएसटी या सर्विस चार्ज अपन जोड़ देते हैं। बैंक ऐसे ही सर्विस चार्ज, जैसे कि सपोज कोई पर्सन आया और वो बोला कि मेरा 1 करोड़ रुपए है, आप इसको कहीं इन्वेस्ट कर दो सर, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कहाँ डालना चाहिए। तो बैंक बोला कि ठीक है ना सर, इन्वेस्ट करते हैं ना। डिफरेंट जगह में डाला। अब उस 1 करोड़ का 1% बैंक वहां पे कमीशन लेगा। कमीशन मतलब आपको बुद्धि देने का, आपको दिमाग देने का कि इस जगह में पैसा को डालो, और उससे आपको पैसा कमवा के देने का, इतने का बैंक क्या लेता है, एक कमीशन लेता है, जिसको बोलते हैं सर्विस चार्ज। बहुत सा वेल्थ प्रोग्राम, बहुत से इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लॉन्च करता है बैंक, इन सब चीजों का बैंक एक सर्विस लेता है। जैसे कि मान लो कोई बंदा आया और बोला कि सर मेरे को 3 लाख रुपए इमीडिएट यहाँ से यूक्रेन या फिर कनाडा ट्रांसफर करना है। बैंक क्या कर रहा है, आपके कहने पे ट्रांसफर कर दे रहा है। अब 3 लाख रुपए का 1% बैंक ले लेगा, 3,000 रुपया बैंक ले लिया। क्यों लिया भाई, मैं तेरे को आवश्यकता के टाइम में इमीडिएट ट्रांसफर करके दे रहा हूँ। ट्रांसफर कितना होगा, 297, 3,000 रुपया कट जाएगा, या वो बंदे को 3,03,000 के साथ आना पड़ेगा। तो बैंक जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अदरवाइज बैंक का काम कैसे चलेगा, खाली ब्याज से चलेगा क्या, नहीं। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक, हर चीज के लिए एक कुछ ना कुछ अमाउंट का सर्विस चार्ज देता है।
सो दैट कम्स अंडर द फाइनेंशियल सर्विसेज। एक एक चीज का अपना सेपरेट चैप्टर है। तो टुडे वी विल एंड लाइक मतलब यहाँ तक हम खत्म करेंगे द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम तक, एंड देन फ्रॉम टुमारो वी विल सी द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सौरभ? ठीक है, किसी को डाउट है तो अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। क्योंकि फिर अपन कल करेंगे, क्योंकि बैंक 8:40 हो गया है। ठीक है, तो फिर हम कल से कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जो आईडी पासवर्ड मैं आपको शेयर किया है ये सेम रहेगा, ये रिकरिंग मीटिंग है, तो मैंने जो आपको ऑलरेडी अभी शेयर किया है मीटिंग आईडी पासवर्ड, उससे आप लोग कंटिन्यू करेंगे। सृजन तुम जा सकते हो, ठीक है। हाँ, मैं एक चीज और बोल दे रहा हूँ, कल जब भी आप लोग आएंगे, जिस टाइम हमारा क्लास है, आप इन 5-6 का फुल फॉर्म लिख के सोच के पढ़ के आएंगे। इफ एनीवन वांट्स, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, मतलब आप अपना स्नैप ले लो, कॉपी में लिख लो, इसका हम कल फुल फॉर्म याद करके आएंगे। दैट्स इट। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो ये 6